लेक्चर नंबर 11। कम ऑन पेज नंबर 622। पेज नंबर 622 पे तशरीफ ले आए। एक एंटिटी रिकॉर्ड करेगी माय डियर, ये आप लोगों ने घर में नोट किया था कि ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बायोलॉजिकल एसेट के लिए भी है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी है। और कितने लोगों को ये बात अभी पता चली है? ये क्राइटेरिया दोनों के लिए है, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट भी और रिकॉग्निशन ऑफ, चाहे बायोलॉजिकल एसेट है चाहे उससे निकलने वाला दूध है, इन सारी चीजों को कब रिकॉर्ड करना है? जब इन पे हमारा क्या आ जाए और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आना, और कॉस्ट या फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड लाइब्रेरी। अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कंट्रोल एविडेंस होता है लीगल ओनरशिप से और कैटल की ब्रांडिंग से और अदरवाइज मार्किंग ऑफ कैटल ऑन एक्विजिशन, बर्थ और वीनिंग। वीनिंग ये होता है कि वो बच्चा माँ का दूध पीता था, उसने फिर छोड़ दिया तो अब वो मेच्योर हो गया, यानी कि तो द फ्यूचर बेनिफिट्स आर नॉर्मली, तो वीनिंग से पहले वाले बच्चों को अलग रखा जाता है, बाद वाले बच्चों को अलग रखा जाता है, यहां से डिमार्केशन हो जाती है। अच्छा, अब माय डियर डिस्कशन होने लगी है मेजरमेंट की। मेजरमेंट, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ काउज, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ काउज, बट इनिशियल मेजरमेंट ऑफ मिल्क, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ मिल्क, क्योंकि वो बाद में IS2 में चला जाता है। तो इधर क्या लिखा हुआ है बोले? इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और इधर क्या लिखा हुआ है? एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। भैंस वगैरह जानवर आपने खरीदे तो बायोलॉजिकल एसेट शेल बी मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट एंड ऑफ ईच बैलेंस शीट डेट एट इट्स फेयर वैल्यू लेस। हाँ, जब कभी वो सींग वाली गाय आपको जो मैंने दिखाई थी, अगर फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही तो उस पर किस पे रखना पड़ेगा? कॉस्ट पे। गेन लॉस इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर जो आएगा वो जाया करेगा P&L में। कहां जाया करेगा? P&L में। और जो चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ईयर एंड पे गेन लॉस आया करेगा, वो भी कहां जाया करेगा? P&L। वैसे इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त आपने अक्सर देखा होगा लॉस आता है, क्योंकि जैसे जानवर खरीदते हैं तो कॉस्ट टू सेल आती है ना, उससे जैसे लॉस आ जाता है। और गेन अक्सर आता है बेबी कौन होने पे। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कॉस्ट पे रखो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आपको ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट व्हेन द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ऐसा कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू अवेलेबल होती ही है। जो कौ आपको दिखाई थी सींग वाली, वो शायद मार्केट में अवेलेबल ना हो, लेकिन उसका दूध लॉ मेकर कहता है मुझे नहीं समझ आ रही कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, होते दूध किसी और ने कहीं और से भी मंगवा लिया हो, तो कहता है इसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कहता है मेरा मशवरा है कि हमेशा फेयर वैल्यू होती है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम, अगर उस जैसा नहीं है उसी दूध को ले जाए बाजार में, पता चला नहीं कितने का, बस कहते हैं मैं नहीं मानता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू नहीं होती, उसकी हमेशा फेयर वैल्यू। लेकिन बोले बोले लेकिन बायो कहते हैं ये पॉसिबल है कि इन चीजों की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि इन चीजों की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। समझ आ रही है बात? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट्स। मिसालें देना शुरू करें। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट्स, एक एक करके हाथ खड़ा करके एक एक मिसाल। वूल निकाली शीप से, मिल्क काउ से, जी कौन बोलो? लेटेक्स निकाला दरख्त से, जी और
अंडे मुर्गी से, ठीक है। फ्रूट उतारा ट्री से, फ्रूट उतारा ट्री से, और लीव्स उतारे उससे, वो जो झाड़ियां होती हैं, बुशेस होती हैं, बुशेस, टी बुशेस से लीफ उतारे, और कॉटन उतारा, ठीक है। जो लगा हुआ तो बायोलॉजिकल एसिड था, उतार लिया तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेल डन। और मैंगो उतारा मैंगो ट्री से, वो तो हो गया ना, फल उतार लिया, और लीव्स भी उतर गए टी बुशेस से। और मतलब ये कि ये लफ्ज पढ़ते ही आपके जहन में पूरा नक्शा आ जाना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड। अब ये जो सारी चीजें आपने बोली अल्हम्दुलिल्लाह सही बोली हैं। शेल बी मेजर्ड एट इट्स एट पॉइंट ऑफ, और ये कॉस्ट समझी जाएगी IS2 के लिए। और जब गेन और लॉस आया करेगा, इसको कहां लेके जाया करेंगे, और गेन और लॉस आता है हार्वेस्टिंग के वक्त। ये ऐसी लाइन डाली हुई थी। अच्छा जी, नाउ माय डियर, टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट टू सेल। Definition of cost to sell. Cost to sell, कमीशन। आप जानवर बेचने गए तो बेचने जाएंगे तो जिस एजेंट से बिकवाएंगे उसको कमीशन देना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवीज या टैक्सेस होंगे ऑन सेल, वो देने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको जानवर को लेके जाना पड़े, ट्रांसपोर्ट करना पड़े उस जगह तक। हो सकता है कि जानवर का आप कोई इश्तिहार लगाएं या वैसे ही एडवर्टाइजमेंट करें बेचने के लिए। और हो सकता है आप जो है वो जानवर को बेचने जाएं तो बेच के इनकम टैक्स पे करें। इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स ओवरऑल बिजनेस पे कैलकुलेट होता है, ये जानवर की सेल पे नहीं होता। ये ईयर एंड पे पूरे बिजनेस की सेल पे होता है, प्रॉफिट्स पे होता है, लेकिन ये जानवर की सेल पे नहीं होगा। तो माय डियर, दीज आर नॉट कॉस्ट टू सेल, ओनली दीज टू आर कॉस्ट टू सेल। ट्रांसपोर्टेशन, मेरी बात सुनिए भी, ट्रांसपोर्टेशन कैन बी अ कॉस्ट टू सेल। लोगों की राय थी कि ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट टू सेल में डाल दो। जानवर बेचने के लिए कमीशन देना भी जरूरी है, जानवर बेचने के लिए गवर्नमेंट को लेवीज और टैक्सेस देना भी जरूरी है, अदर देन इनकम टैक्स। अगर और कोई टैक्सेस आपने दिए हैं, ये होते हैं सेल के मौके पे टैक्सेस। इनकम टैक्स तो सेल के मौके पे नहीं देते, जानवर बेचने पे सेल के मौके पे टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स होते हैं साल के एंड पे, जब 30 जून हमारा ईयर एंड खत्म हो जाता है तो 30 सितंबर तक हमने पूरे साल का टैक्स जमा कराना होता है पाकिस्तान में। इनकम टैक्स और चीज है, गवर्नमेंट लेवीज और टैक्सेस ऑन सेल और चीज है। तो सब्र करो। तो कमीशन तो बिल्कुल कॉस्ट टू सेल है, गवर्नमेंट लेवीज भी कॉस्ट टू सेल है, बट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था लोगों का। लोग कहते थे जानवर लेके जाने का खर्चा इज अ कॉस्ट टू सेल, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा ये जो फेयर वैल्यूज दुनिया में निकलती है ना, मैंने ये देखा है कि फेयर वैल्यूज जानवरों की आमतौर पे ट्रांसपोर्टेशन नेट करके ही अवेलेबल होती हैं दुनिया में आमतौर पे, लेकिन कुछ मुल्कों में नहीं भी होती। इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा इन चक्करों में ना पड़ो, मैं बस ट्रांसपोर्टेशन, कई लोग दूर जाके जानवर बेचते हैं, कई करीब बेचते हैं, कई कुछ करते हैं, तो अजीब सी वो मैस मच जाने। उसने कहा ट्रांसपोर्टेशन को मैं कॉस्ट टू सेल में नहीं डाल रहा। अब ये अजीब सी बात है जिसको आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा बस। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अ कॉस्ट टू सेल, दो इट इज नेसेसरी फॉर सेल, बट इट इज नॉट अ कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल की डेफिनेशन बहुत जरूरी है ना। आपको पता है हमने फेयर वैल्यू में से जब कॉस्ट टू सेल माइनस किया करेंगे आज के बाद, तो सिर्फ ये वाली चीजें माइनस किया करेंगे, ये तीनों चीजें गिवन होंगी तो माइनस नहीं करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है आज तक यही माइनस कर रहे हैं, 1-2-3 क्लासों में हमने की है, यही माइनस किए हैं। तो फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल में आपने ये दो चीजें माइनस करनी है, ये नहीं। पढ़ लें। कॉस्ट टू सेल आर एक्स्ट्रा कॉस्ट that are directly attributable to disposal of, except finance cost, except finance cost। सब नोट करने का टाइम दिया जाएगा। एक्सेप्ट फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट ये होती है कि आपने लोन लेके उस पर क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया। कई दफा अजीब सी बात करने लगा हूं,
कई दफा कॉस्ट टू सेल पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। ब्रोकर कहता है मुझे पहले कमीशन दो, फिर मैं आपका जानवर बिकवाऊंगा। आप कहोगे यार जानवर बेच के जो पैसे आएंगे ना उसमें से मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कहता नहीं मुझे भी पैसे चाहिए। आप कहीं जहां के उधार पकड़ते हैं, कहते हैं ये ले यार उधार मैंने कहीं से पकड़ा है, ये पकड़ पैसा, मेरा जानवर जल्दी बिकवा दे। और वो जब जानवर बिकता है तो वो उधार फिर आप वापस करा देते हैं, लेकिन उस उधार देने वाला शायद इंटरेस्ट मांग ले कुछ। तो कहते हैं ये आपका कसूर है, आपके पास कॉस्ट टू सेल के पैसे नहीं है, ये मेरा कसूर नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट कभी भी कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं है। तो अब पढ़ें, these are extra costs directly attributable to disposal of asset except finance cost and except it includes commission to brokers and dealers. It includes commission to brokers and dealers and includes non-refundable, अगर रिफंडेबल हो तो फिर नहीं, फिर तो वापस मिल जाने हैं, फिर क्या फायदा। Non-refundable transfer taxes, duties, levies to regulators. Non-refundable transfer taxes and duties to regulators. तो ये गवर्नमेंट टैक्सेस सिर्फ किस वक्त ऐड करने हैं आपने कॉस्ट टू सेल में लेने हैं? नॉन रिफंडेबल। अब पहले याद कर लें, कमीशन इज अ कॉस्ट टू सेल, यस। Non-refundable government tax is the cost to sell, yes. Transportation, advertisement, income tax, finance cost is a cost to sell, no, it is not a cost to sell. चले नोट कर लें। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इज अ कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट। फेयर वैल्यू इसकी मार्केट में कीमत होती है। तो ये डेफिनेशन हो गई फेयर वैल्यू की, और ये हो गई कॉस्ट टू सेल। एक एंटिटी है जानवर चुराती है, सॉरी चराती है, चुराती है नहीं, एक एंटिटी है जानवर चराती है, टू बी सोल्ड इन लोकल मार्केट। जो कहां पे बिकते हैं माय डियर? लोकल मार्केट में। तो ये बिक जाते हैं माय डियर लोकल मार्केट में। एट मेजरमेंट डेट पे द ओपन मार्केट वैल्यू इज रुपीज 120। ओपन मार्केट में कीमत है जानवर की 120। ऑक्शनियर चार्जेस अ सेल्स कमीशन ऑफ 2% एंड देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 1% on purchase and 3% on sale. What is cost to sell? What is cost to sell? What is fair value? 120. Auctioneer charges 2% commission on sale. 2% into 120. Whereas government charges 1% on purchase, ये तो फिर ना वो जो कैश की जनरल एंट्री नहीं होती पहली, ये तो उसमें जाता है, ये भी नहीं जाना। मुझे इस वक्त क्या चाहिए? फेयर वैल्यू माइनस, क्योंकि मैं कौन सी मेजरमेंट कर रहा हूं? इनिशियल मेजरमेंट। एंड 3% ऑन, तो 3% ऑफ
जी डन। और अगर जनरल एंट्री करनी होती तो फिर देख लेंगे 1% का क्या करना है, अभी किसी और सवाल में मैं कराऊंगा इसको। अच्छा जी, कैलकुलेटर पे बता दें मुझे, बल्कि ज़बानी बता दें, कॉस्ट टू सेल, वो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितनी है एग्जांपल 2 में। कितना आ गया? इनकम टैक्सेस नहीं, नहीं, IS2 नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये आपको खोलने की जरूरत नहीं, आपके पास तो नहीं है। ये ना एक कॉन्सेप्ट है पैरा 31 में, पैरा 31 है IS2 का, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि NRV इज नॉट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, NRV इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। अब सवाल यह है कि मेरे पास एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है और मुझे पता है कि मैंने अगले महीने बेचना है उसको, और बाजार में वो 10,000 की बिकती है, लेकिन मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया हुआ है 11,000 का। जैसे हमने अभी एक सवाल किया था चंद दिन पहले, जमाल को हमने इन्वेंट्री बेचने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया हुआ था। IS2 यहां पे कहता है कि एस्टीमेट ऑफ NRV ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द पर्पस फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड। फॉर एग्जाम्पल, NRV of inventory held to satisfy a sale contract is based on contract price, not fair value। बस बात खत्म होगी। अब इधर वापस आ जाते, क्या पता चला? NRV is fair value minus cost to sell या estimated selling price minus cost to sell? एस्टीमेट इज नॉट बेस्ड ऑन मार्केट। अगर नहीं बेचने का मुआहिदा किसी से किया हुआ तो एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस शायद मार्केट वैल्यू ही हो, और अगर इन्वेंट्री को लॉक कर दिया हुआ है और किसी के बेचने का मुआहिदा कर लिया हुआ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन IS 41 कहता है ये जो मैंने बात हाईलाइट की है इसका मतलब बताएं, सिर्फ हाईलाइट वाली का। जब मैंने बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालनी होती है, वो तो हर सवाल में निकालनी होती है, तो फेयर वैल्यू निकालते हुए क्या इग्नोर करूं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस आर नॉट। बस पूरे पैरे में ये मेन बात है जो आपने हाईलाइट करनी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस आर नॉट रेलेवेंट। पहले मिसाल सुन लें, मेरे पास कौ पड़ी हुई है 31 दिसंबर को, मैंने साथ वाले हमसाये को कह दिया ये कौ जो है आपको 80,000 की अगले साल बेच दूंगा, बाजार में ये 85,000 की है,
बताएं मैं क्या फिगर यूज करूं, 80,000 या 85,000? आई विल इग्नोर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पहले पढ़ लें फिर हाईलाइट कर लें। चले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस आर बोलें नॉट रेलिवेंट इन measuring fair value because fair value reflects the current market condition in which market participants, means buyers and would enter into a, as a result the fair value is not adjusted because of existence of contract। अगर बात समझ नहीं आई तो फिर उर्दू में लिख लें कि जानवर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं, उसकी फेयर वैल्यू ही कैलकुलेशन में लेंगे। जानवर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं, उसकी फेयर वैल्यू ही कैलकुलेशन में लेंगे। क्लियर? आगे चलें। IS 37 इज अप्लाइड इफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनरस। ये ऑनरस का लफ्ज तो हम कहां पढ़ेंगे? IS 37 में। तो ये तो पता नहीं क्या मतलब है, इस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे IS 37 में। कॉस्ट फेयर वैल्यू के बराबर हो सकती है। ट्री बॉट ऑन 28 दिसंबर ₹40। तो ठीक है, 31 दिसंबर को बाजार में कीमत ना पता चलाएं, 2-3 दिन में यही होगी कीमत, 10-15 दिन में यही रही होगी, और क्या कीमत चेंज हुई होगी। तो अगर कोई चीज़ आपने ताज़ा ख़रीदी है तो उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू बराबर ले सकते हैं। ऐसे ज़्यादा बाजार में जाके कीमतें लगवाना चीज़ों के टाइम में ज़ाया करें। और ये मैं एक ही मिसाल दे रहा हूँ आपको, या बफलो काओ बॉट ऑन 25 दिसंबर ₹37,000। तो 31 दिसंबर को इसकी फेयर वैल्यू यही ले लें। वाई 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 लॉजिक बताएं। ये दोनों हेडिंग्स पढ़ें। ये हेडिंग क्या है? यूज कॉस्ट एज जस्ट सेव द टाइम ना। ऐसे आपका टाइम इतना फारग तो नहीं होता कि फेयर वैल्यूज ही जानवरों की जाके लगाते हैं। सेव द टाइम, यूज कॉस्ट एज कब कब? जब लिटल बायोलॉजिकल, तो पॉइंट ए की एग्जांपल्स लिखें। लिटल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इतने, इसमें कितने दिनों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? 3 दिनों की। इसमें कितने दिनों की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? 6 दिनों की। तो 6 दिनों में क्या उसकी कीमत बढ़ जानी है? तो लॉजिकल सी बात थी, इसमें क्या बताने वाली बात थी? फिक्रा पढ़ लें जरा, समझ आ रहा है?
कॉस्ट में समटाइम अप्रोक्सीमेट द फेयर वैल्यू। मिसालें दे जरा। व्हेन देयर इज अ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इंक्रेंस, ईयर एंड ये है और इनिशियल कॉस्ट इंक्रेंस की ये डेटा। फॉर एग्जांपल फॉर सीडलिंग्स प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट और न्यूली एक्वायर्ड। इसने कुछ और मिसाल दी है, सीडलिंग्स प्लांटेड प्रायर टू ईयर एंड। आपने सीड्स बाय किए ऑन 20 दिसंबर ₹4 के, तो ईयर एंड पे उनको 4 पे ही रख लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें। नहीं 15 दिन नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना भी चलता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, जानवर की नेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, कई दफा सीड्स बाय किए हैं 20 दिसंबर को 4 रुपए के, तो ईयर एंड पे 4 रुपए के रख दें। कई दफा ट्रांसफॉर्मेशन लिटिल नहीं हो रही होती, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो रही होती है, बट उसका प्राइस पे इंपैक्ट लिटिल हो रहा होता है, तो भी कहता है कॉस्ट को फेयर वैल्यू ले लो। मिसाल के तौर पे आपने कोई दरख्त खरीदा है, अभी उसकी उम्र जो है वो 1 साल है, यानी दरख्त तो लगे हुए थे ना कहीं, आपने जाके उनको खरीद लिया लगे लगाए दरख्तों को, उनकी उम्र कितनी थी? 1 साल। अब वो 20 साल बाद फल देना या 10 साल बाद उसने फल देना शुरू करने हैं, तो अभी आपने खरीदा जब 1 साल का था, तो दूसरे साल का था तब भी उतने का ही था बाजार में, तीसरे साल का था तब भी उतने का ही था। ट्रांसफॉर्मेशन तो ज्यादा हो रही है, बट अभी प्राइस इसलिए उसकी बढ़ नहीं रही कि फल देना नहीं शुरू किया। तो अगर कोई ऐसे दरख्त हो आपके पास जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो रही हो लेकिन प्राइस के ऊपर इंपैक्ट ना होने के बराबर हो, तो फिर जितने का खरीदा था ना कॉस्ट का, उसी को क्या ले लिया करो? फेयर वैल्यू ले लिया। द इंपैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस, बड़े तो हो रहे हैं दरख्त, बट उनका इंपैक्ट प्राइस पे इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इनिशियल ग्रोथ इन अ 30-year पाइन प्लांटेशन प्रोडक्शन साइकिल। अच्छा जी, अब हम ऐसे ही लिखते हैं, पाइन प्लांट गिव्स प्रोड्यूस नॉर्मली इन, अब हम लिख के आगे इसको सोच पे डाल दिए, ये तो नेट ही नहीं चल रहा है। पाइन प्लांट गिव प्रोड्यूस नॉर्मली इन हाउ मैनी ईयर्स। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर पाइन ट्रीज टिपिकली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कोन्स आफ्टर 7 to 10 years डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड ग्रोइंग कंडीशंस। बस ठीक है, हमने और क्या करना है। इन नेचुरल फॉरेस्ट इट मे मेक 20 years और मोर। ICAP ने तो 30 साल लिखा हुआ है ना, इन नेचुरल फॉरेस्ट तो 20 साल के बाद कहीं कौन निकलना शुरू करती है। आप बताएं, ये जो 7 से 10 साल हैं, इसमें जो पहले 3-4 साल होंगे, तो शायद इन 3-4 सालों में, जल्दी बोले ना, शायद इन 3-4 सालों में बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है, दरख्त काफी लंबा हो गया, 1 फुट से 2 फुट का हो गया, 2 फुट से 6 फुट का हो गया है, लेकिन क्योंकि उस पर प्रोड्यूस अभी लगना शुरू नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने इसकी कीमत अभी तक इतनी ज्यादा बढ़ानी शुरू नहीं की। तो अब आप कॉस्ट को ही क्या यूज कर लें, आपने 1 साल की उम्र में खरीदा था दरख्त 20,000 रुपए का, दूसरे साल भी 20,000 का पड़ा रहने दें किताबों में, तीसरे साल भी 20,000 का पड़ा रहने दें। लेकिन अगर अब आपको लगे कि प्राइस की चेंज मेजर आ गई है, तो कोई नहीं, चौथे साल फिर आप कॉस्ट को यूज ना करें फेयर वैल्यू पे, आप फिर
फेयर वैल्यू ही ले लें। ये बातें सुना करें, इंपॉर्टेंट हैं, लिखी हुई हैं, ये नहीं है ऐसे सुन के मस्त उठ के बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। तो प्लीज ट्राई टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। अब जरा अंग्रेजी पढ़ें फिर इसको उर्दू में लिखें। द इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी, इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इमटेरियल, या इज एक्सपेक्टेड टू बी इमटेरियल। फॉर एग्जांपल ऑफ इनिशियल ग्रोथ इन 30-year पाइन प्लांटेशन, फल देने 30 सालों में, लेकिन उसकी इनिशियल ग्रोथ 5-6 साल पहले, हो सकता है 5-6 साल बाद वो इतनी तेजी से बड़ा होने लग जाए कि लोग भी उसकी कीमत ज्यादा लगाने लग जाए। लिख लें। तो पहले 4-5 साल हो सकता है हम जितनी कॉस्ट पे खरीदा है उसी फेयर वैल्यू पे रखें। इस 30 साल में इनिशियल ग्रोथ तो पहले 5-6 साल में हो जाएगी ना, तो पहले 5-6 साल शायद हमने जिस कॉस्ट पे खरीदा हुआ है उसी फेयर वैल्यू पे रखें, और 30 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएंगे? फल। लेकिन इनिशियल ग्रोथ 5-6 साल होगी इसकी, फिर काफी तेजी से ग्रो होगा, मिसाल दे रहा हूं। तो बोले पहले 5-6 साल शायद हम जिस कॉस्ट पे खरीदा है उसी फेयर वैल्यू पे रखें, यानी उसी अमाउंट पे रखें, उसी को फेयर वैल्यू रखें। हेडिंग क्या कॉन्सेप्ट की हमारे? यूजिंग कॉस्ट एज फेयर वैल्यू। टेस्ट देना माय डियर आज प्लीज। अच्छा जी, गुड, वेल डन। जी, ये डिस्कशन है बायोलॉजिकल एसेट के बारे में, ये डिस्कशन है बायोलॉजिकल एसेट के बारे में, और ये डिस्कशन है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में। इन ऑल केसेस एन एंटिटी measure एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एट इट्स फेयर वैल्यू लेस। ये बात तो आपको पता है, ये तो कोई नई बात नहीं बताई, वो तो पहली क्लास हमने की थी ना जिस दिन वूल निकली थी, तो उसको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखा था। तो बता दें हमेशा क्या करना है माय डियर? इन ऑल केसेस एंटिटी विल measure, बोलें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट इट्स फेयर वैल्यू लेस। दिस स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट्स व्यू दैट फेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट कैन, ये भी मैंने आपको बताया है। कहते हैं स्टैंडर्ड की ये राय है कि फेयर वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हमेशा पता होती है। ये नहीं होता कि सेब बाजार में लेके जाओ उसकी फेयर वैल्यू पता ना चले, दूध बाजार में लेके जाओ उसकी फेयर वैल्यू पता ना चले, लेकिन वो जानवर जिससे निकला है या वो दरख्त जिससे निकला है, ये एक बहस हो सकती है। उसके लिए फिर इसने 2 पैराज लिख दिए लंबे चौड़े। हेडिंग पढ़ें जी कॉन्सेप्ट की। इनएबिलिटी टू मेजर, कहते हैं नहीं, यू आर नॉट इनेबल, यू आर ऑलवेज एबल टू मेजर फेयर वैल्यू इन केस ऑफ एग्री, बट इन केस ऑफ बायो द स्टोरी इज बिट डिफरेंट। इसकी तो चलो रहने दो। देयर इज अ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन होता है ऑब्वियस बात, ऑब्वियस बात, पक्की बात, यानी कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ऑब्वियस। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट फेयर वैल्यू कैन ऑलवेज बी मेजर्ड रिलायबली फॉर बायोलॉजिकल एसेट। कहते हैं मैंने तो यह असम्पशन ली हुई है कि बायोलॉजिकल एसेट की भी फेयर वैल्यू हमेशा ही पता होती है। जानवरों की, दरख्तों की, कोई ऐसी रेयर चीजें ये नहीं है कि बाजार में ले जाओ इनकी फेयर वैल्यूज पता ना हो। प्रिजम्पशन से मुराद ऑब्वियस बात। However, that presumption can be overcome, overturned, rebutted का मतलब होता है overturned, that assumption can be उल्टा दी जाएगी, rebutted, overturned, उल्टा दी जाएगी, that assumption can be overturned, उल्टा दी जाएगी, only on, जब आप उसको पहली दफा रिकॉर्ड करने लगे जानवर को, फॉर विच कोटेड मार्केट प्राइसेस आर, वो जो सींग वाली कव आपको दिखाई थी, साथ वाले के सर पे हाथ रख के ऐसे करें सींग, तो वो जो सींग वाली कव आपको दिखाई थी, कव वाली सींग, सींग वाली कव, कव वाली सींग। However, that presumption can be overturned only on initial recognition for a biological for which quoted market prices are
एंड फॉर विच ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स आर डिटरमिन्ड टू बी क्लियरली, अगर और कोई फेयर वैल्यू निकालने के तरीके हैं वो भी बड़े अनरिलायबल हैं और निकल ही नहीं रही फेयर वैल्यू, अब क्या करें फिर इन सच अ केस? अब क्या करें? द बायोलॉजिकल एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट लेस एनी accumulated and any accumulated impairment loss. क्या चीज? इंपेयरमेंट लॉस आएगा, जानवर की बुक वैल्यू होगी, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू होगी, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? वैल्यू इन यूज। नहीं, क्यों नहीं, क्यों इंपेयरमेंट लॉस आएगा, क्या मसला है? बिल्कुल आएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, वी मे अप्लाई IS 16 और IS 36, जख्मी भी हो सकता है, सही कह रहे हैं आप। IS 2 तो उसने ऐसे लिख दिया ना कि थोड़ा जानवर बेचने के लिए रख देते हैं हम, तो फिर हम IS 2 लगा देंगे। अच्छा, वैसे जानवर बेचने के लिए रखे हो तो IS 2 लगेगा, IS 41? IS 41 माय डियर, IS 41 बिकॉज इट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। खुदा के लिए जानवर बेचने के लिए रखे हो तो IS 41 लगेगा। जानवर अगर आप खरीदें ही बेचने के लिए तो IS 41 लगेगा। खुदा के लिए कोई ऐसा ब्लेंडर ना मार दीजिएगा। जो बेसिक क्लासों में हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन कहती है आपने सेल के लिए जानवर रखा हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट ही ये था। तो जानवर बेचने के लिए अगर रखे हों तो IS 40, वो तो यहां इसने IS 2 इसलिए रख दिया कि सींग वाली काऊ बेचने के लिए खरीदी हुई है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत ही पता नहीं चल रही, फिर मजबूरी में क्या लगवा रहा है? IS 2। लेकिन अगर वो सींग वाली गाय जो है वो आपने बेचने के लिए नहीं रखी हुई, वो सींग वाली गाय दूध देने के लिए रखी हुई है, तो फिर तो आप इस पे अभी भी IS 41 ना लगाएं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही। फिर इस पे IAS 16 लगा लें। जैसे मशीन यूनिट प्रोड्यूस करती है, गाय दूध प्रोड्यूस करेगी। कुछ समझ आई बात की? अच्छा, वैसे आपसे एक जनरल बात कर रहा हूं, काऊ रखी है फॉर सेल, क्या लगेगा? IS 41। हर साल के एंड पे से किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल रखी है। काऊ रखी है फॉर मिल्क, क्या लगेगा? क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने काऊ रखी है फॉर सेल, लेकिन फेयर वैल्यू नॉट मालूम, फेयर वैल्यू इसकी मालूम, फिर क्या करें? फिर IS 2 लगा दें, फिर तो बेचने के लिए आप क्या करें? और समझ आ रही है? और अगर आपने काऊ रखी हुई है फॉर मिल्क और उसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो रही, तो क्या करें? IS 16 लगा दें। IS 16 में उसकी कॉस्ट होगी ना, उसकी लाइफ वगैरह लेंगे, रेजिडुअल वैल्यू लेंगे, बिल्कुल वो वॉच डॉग की तरह। पूछें पूछें पूछें, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, जब काऊ से जो मिल्क आ रहा होगा, मिल्क के बारे में तो IS 41 ही लगेगा। मिल्क पे तो IS 41 लगेगा, मिल्क पे क्यों IS 2 लगाना है? ये कौन सी काउस की बात हो रही है? आम। और ये कौन सी काउ की बात हो रही है?
वो दो सींग वाली, लेकिन दो सींग वाली अगर पाकिस्तान में को नॉर्मल नजर आ रहा है तो वो बात नहीं है। वो जो हमने दो सींग वाली कही थी, जिसका सींग ही 6 फुट का था, उसकी बात हो रही है। अगर उसकी फेयर वैल्यू तो पता चलेगी, तीसरे चौथे साल हो सकता है पाइन प्लांटेशन की फेयर वैल्यू पता चल जाए। अगर वो कॉस्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो फिर यूज़ ना करें आप कॉस्ट, फिर फेयर वैल्यू पे ले आए। वो कहते हैं अगर एक इमटेरियल चेंज है तो फिर रहने दें, वरना तो कर लें। अच्छा माय डियर, वंस द फेयर वैल्यू ऑफ सच बायोलॉजिकल एसेट बिकम्स रिलायबली मेजरेबल, ये क्या चक्कर हुआ? अब 2-3 साल बाद हमें देखा देखी शहबाज शरीफ ने भी मंगवा ली है, जरदारी ने भी मंगवा ली वो चीज़ें, बिलावल ने भी मंगवा ली, शेख रशीद ने भी मंगवा ली, इमरान खान ने भी मंगवा ली, अल्ताफ हुसैन ने, सब ने देखा देखी हमारी वो चीज़ें मंगवानी शुरू कर दी। तो वंस द फेयर वैल्यू सच बाय बिकम रिलायबली मेजर्ड, एन एंटिटी shall now measure it at its fair value less cost। फिर इसको आप ले आए ES 41 में। डन। अच्छा, डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट व्हेन बायोलॉजिकल एसेट इज मैच्योर। बायोलॉजिकल एसेट को अगर कभी डेप्रिशिएट करना पड़े तो ये उस वक्त डेप्रिशिएट होना शुरू होता है जब मैच्योर हो जाए। मैच्योर होने से पहले डेप्रिशिएट होना शुरू नहीं होता, मैच्योर होने से पहले डेप्रिशिएट होना शुरू नहीं होता। और जब मैच्योर हो जाए तो डेप्रिशिएट करना इसको शुरू कर दें। मैच्योर होना क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली cow starts giving milk at age of नहीं हंसने की तो कोई बात नहीं, एट एज ऑफ, भाईजन सोची पै गया तो कोई चांद का से कोई सवाल पूछ लिया है, व्हाट इज दिस यार, इट्स अ हाइट ऑफ एनीथिंग, लीव इट वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, स्टिल थिंकिंग। सारी काउस से जाके पूछने लगे तेरा क्या प्रोग्राम है। मैन व्हाट आर यू, इधर से देख लेते हैं। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि काउ मैच्योर कैसे होती है। तो काउ मैच्योर कब होती है? मैं मैच्योर तभी होती है ना जब वो कुछ देना शुरू कर दे, वरना उसका क्या करना है हमने। और शीप कब मैच्योर होगी? जब वूल देना शुरू कर दे। और काउ कब मैच्योर होगी? जब क्या देना शुरू कर दे? दूध देना। काउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क आफ्टर दे गिव बर्थ टू अ काफ, ठीक है, टिपिकली अराउंड 2 years ऑफ एज। तो 2 साल के बाद कहते हैं माशाल्लाह बच्चे भी साथ आ जाते हैं और दूध देना भी शुरू कर देती है। बाकी आपको समझ है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट व्हेन बायोलॉजिकल एसेट इज मैच्योर। डेप्रिसिएशन तब स्टार्ट होती है जब बायोलॉजिकल एसेट मैच्योर हो जाए। तो फर्ज करें माय डियर, हमारे पास एक अजीब सी काव है और उसकी फेयर वैल्यू नॉट मालूम, उसकी फेयर वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है माय डियर। ये हमने खरीदी है 60,000 रुपए की। खरीदी कितने? ऑन 1 मार्च 2010, ठीक है, 1 मार्च 2010 को खरीदी। सो इट्स यूजफुल लाइफ इज, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ 20 years है, इतना अरसा ही हमने अपने साथ रखना है। इट स्टार्ट गिविंग मिल्क फ्रॉम एंड ऑफ, या स्टार्ट गिविंग मिल्क एट स्टार्ट ऑफ 3rd year,
तो इसने तीसरे साल के स्टार्ट में मिल्क देना शुरू कर दिया। तो 2010 में जो बैलेंस शीट बनेगी 2010 में, 11 में और 12 में, कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसको हम 60,000 रुपये रखेंगे, इसको 60,000 रुपये रखेंगे, और इस साल पहली दफ़ा हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे 60,000 डिवाइड बाई 18 कर लें, सही नहीं? पहले 2 साल तो ना करें ना डेप्रिशिएट, स्टार्ट डेप्रिशिएट करना, इसकी लाइफ 20 साल है, 20 में मैंने 2 साल पहले वाले डाले हैं। रिमेनिंग लाइफ मीन मेच्योर लाइफ, वो तो 2 साल तो इमेच्योर थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? 20 साल उसकी उम्र थी ना, तो दूध देना कितने साल बाद शुरू किया? 2 साल बाद। तो आप कॉस्ट को कितने सालों पे डेप्रिशिएट करें? रिट्रोस्पेक्टिवली 20 सालों पे करें या बस 18 सालों पे कर दें? ऐसी ऐसी अनहोनी बात तो नहीं कर रहा आप लोग। जी 60,000 डिवाइड बाई 18, शर्मा रहे हैं? 3,333, तो 3.3। तो ये अगर किसी ने सवाल नोट करना है तो कर ले। ये मैं कहना चाह रहा था कि काऊ को कब से डिप्रिशिएट करना शुरू करना है? जब से वो मेच्योर हो। अब लाइफ को रिट्रोस्पेक्टिवली 20 साल लें या मेच्योर लाइफ 12 साल है? मेच्योर लाइफ 18 साल है, मेच्योर लाइफ को ले लें। टोटल लाइफ कितनी है? 20 साल। इसमें 2 साल दूध के बगैर इससे गुजारा चलाएंगे हम, और 18 साल दूध की नहरें इंशाल्लाह। बायोलॉजिकल एसेट की डेप्रिसिएशन क्या? बायोलॉजिकल एसेट ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर नजर आने लग जाएगा अगर इसकी, तो फिर IAS 16 में जहां डेप्रिसिएशन जाती थी वहीं इसकी डेप्रिसिएशन जाएगी P&L में। जब IAS 16 लगेगा तो पूरे जोबन से लगेगा आपने। वैसे इस कऊ को क्यों नहीं हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रख रहे? मालूम नहीं हो रही ना कौन सा। हाँ उसकी मैं डिस्कशन करूंगा कभी। ये हमने कौन सी लाइन की खातिर ये स्यापा खोला है? डेप्रिसिएशन जब स्टार्ट करेंगे जब चीज मेच्योर हो जाए। तो हमने जाके पहले जरा इंटरनेट से देख लिया कि काऊ मेच्योर कब होती है। मेच्योर तब होती है जब थोड़े से फेस पे जरा एक्सप्रेशन आने लगते हैं, संजीदगी आने लग जाती है, शुगल खत्म हो जाता है इसकी जिंदगी से, तब मेच्योर हो जाती है। बंदा मेच्योर हो गया माशाल्लाह। जब बच्चे पैदा होते हैं दूध देने लग जाती है। कहते हैं डीप डाउन बात यह है कि बच्चे पैदा होते हैं दूध अल्लाह की तरफ। अच्छा जी, अगर फिर तो IAS 16 लगना ही नहीं। अगर फेयर वैल्यू बताओ फिर तो IAS 41 लगेगा। ये तो सवाल शुरू से पढ़े ना, अजीब का होती जी। मिड ऑफ ईयर मंथ प्रोडक्शन स्टार्ट हो तो 17.5 साल उसकी लाइफ ले लें। जो भी करना है एस्टिमेट्स ही होते हैं ये, और क्या होता है। बाकी कहो 21वें साल के मैंने भी आपके पास ही रहना है 1 साल और, तो हम क्या करेंगे? उसको ये तो नहीं कह देंगे जा तू हम साई के पास। हम कहेंगे दूध दे बच्चे दे। तो अभी नोट करें। हाइब्रिड वाले बच्चों कर दो सफे को।
चलें जी, अच्छा जी, लास्ट पैरे का मतलब कोई बता दे, ये पैरा 31 का मतलब हाथ खड़ा करके। भाई कहते हैं ये बात तो मुझे समझ आती है कि तुम खरीदने वक्त कह दो फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती कि तुम खरीद कर फेयर वैल्यू पे मैयर कर लो और 3-4 साल फेयर वैल्यू पे रखते रहो और अब जाके कहो फेयर वैल्यू खत्म हो गई है। कहते हैं ये बात मुझे समझ नहीं आती कि चलते हुए बायोलॉजिकल एसेट की भी फेयर वैल्यू मार्केट गायब हो जाती है। मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन IAS 38 में उसने कहा था कि IAS 38 में उसने कहा था कि अगर एक्टिव मार्केट पहले थी और अब खत्म हो गई है तो एसेट को लेटेस्ट जो लास्ट टाइम मार्केट वैल्यू पर रखा था उसी पर रखो। लेकिन इसमें कहते हैं मैं मानता ही नहीं फेयर वैल्यू, मैं मानता ही नहीं कि इसकी एक्टिव मार्केट खत्म हो सकती है। अगर इसकी मार्केट है तो फिर है, अब खत्म नहीं हो सकती। तो दो बातें अलग अलग हैं। पिछले पैरे में कोई और बात की थी, इस पैरे में कोई और बात की है। पिछले पैरे में यह कहा था कि अगर आपके बायोलॉजिकल एसेट की खरीदते वक्त फेयर वैल्यू पता नहीं थी और 4 साल बाद पता चल गई तो अब उसको IAS 41 में ले आओ दोबारा और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे रखो। और इस पैरे में यह कह रहे हैं कि खरीदते हुए तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पता थी, 3-4 साल भी पता रही, लेकिन अब आप कह रहे हो कि फेयर वैल्यूज पता नहीं चल रही क्योंकि बाजार नहीं है। कहते मुझे ये बात हजम नहीं और इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता। बस किसी ना किसी तरह इसको फेयर वैल्यू लगवाओ इसकी। द प्रिजम्पशन इन पैरा 30 कैन बी ओवरटर्न्ड ओनली ऑन, सिर्फ आप खरीदते हुए ये कह सकते हो कि फेयर वैल्यू नहीं पता, बाद में नहीं कह सकते फेयर वैल्यू नहीं पता। इस लाइन का उर्दू में मतलब बताएं। द प्रिजम्पशन इन पैरा 30 कैन बी ओवरटर्न्ड ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, सिर्फ खरीदते हुए या पैदा होते हुए कह सकते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, लेकिन बाद में नहीं कह सकते। An entity that has previously recorded biological asset at fair value shall continue to measure the until डिस्पोजल तक। डिस्पोजल तक आप इसको किस पे रखोगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे। ओके, डन डन डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट ट्राई दें जी। ये तो ऑब्वियस सी भाई देखा करें ना, मजा आता है ऐसे। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फेयर वैल्यू पता चल जाया करेगी बायोलॉजिकल एसेट्स की, लेकिन इस ऑब्वियस बात को ओवरटर्न कर दिया जाए सिर्फ खरीदने वक्त बायोलॉजिकल एसेट को, जिस बायोलॉजिकल एसेट की मार्केट वैल्यू पता ना हो और किसी तरीके से भी ना निकल सके। इस सूरत में मैं तो मशवरा दूंगा कि बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन और अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पे रखो, और वंस द फेयर वैल्यू बिकम्स रिलायबल, और बाद में अगर उसकी फेयर वैल्यू पता चल जाए तो बेहतर है। अब ये सींग वाली गाय हर जगह मिल रही है तो इसको फेयर वैल्यू पे ले आओ। ये जो अजम्पशन ली गई है कि फेयर वैल्यू पता होती है, इसको ओवरटर्न सिर्फ खरीदते हुए किया जा सकता है। एक एंटिटी जिसने पहले से बायोलॉजिकल एसेट को 4-5 साल से फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, या फेयर वैल्यू पे ही रखेगी जब तक के वो डिस्पोज ना हो। डन। चलें जी, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ग्रांट्स कल पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट बनाओ, अब आज न्यूमेरिकल्स शुरू करें।